अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं मीर ढिल्लों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अच्छा दोस्तों, आज का हमारा मौजू है ईरान और इसराइल जंग। आज दुनिया का हॉट मौजू ये है और दुनिया में यही है टॉपिक जो है सबसे ज्यादा डिस्कस हुआ जा रहा है। और क्योंकि हम इसके हमसाए हैं, चाहे हम पाकिस्तान में रहने वाले हैं चाहे हम इंडिया में रहने वाले हैं, हम दोनों ही कंट्रीज के जो लोग हैं इनके हमसाए हैं और इस जंग का बराह रास्त हमारे ऊपर असर होगा। अब इस मौजू पे हम बात करने से पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये एक्चुअली मसला है क्या। अब जैसे कि सब दोस्तों को पता है कि ईरान ने अब इसराइल पे मिसाइल फायर किए कुछ दिन पहले, उसके जवाब में आज से एक दिन या दो दिन पहले इसराइल ने लगभग, कहीं पे रिपोर्ट्स हैं 124, कहीं पे रिपोर्ट्स हैं 140, कहीं पे रिपोर्ट्स हैं 150, अपनी एयर स्ट्राइक्स की उसने जहाज के, अब उसको क्या कहते हैं, फाइटर जेट्स के जरिए उसने ईरान के ऊपर जाके 3 जगह पे अपने फाइटर जेट्स के जरिए अटैक किया। ईरान की एयर स्पेस उसने 4 घंटे इस्तेमाल की और जो ईरान की फैक्ट्रीज थी जहां पे ईरान अपना वॉरहेड बनाता था, मिसाइल्स वगैरह बनाता था, वो उसने डिस्ट्रॉय कर दी, तबाह कर दी। इसराइल ने ईरान के जो एटमी प्लांट्स है उधर अटैक नहीं किया। ईरान के जो पेट्रोल जहां से वो निकालता है, पेट्रोल के कुएं हैं, वहां पे उसने अटैक नहीं किया। अब समझने की बात है कि इसराइल ने ऐसा क्यों किया और ईरान ने इसराइल के ऊपर ऐसे मिसाइल्स क्यों मारे पहले। आ, अब आपको बताता चलूं, जो मेरे नॉलेज में है कि आज से कुछ देर पहले शाम में ईरान की एक एम्बेसी थी, उस एम्बेसी के ऊपर इसराइल ने अटैक किया। इसराइल ने जब उस एम्बेसी के ऊपर अटैक किया तो उसके जवाब में फिर ईरान ने इसराइल पे अटैक किया। जब ईरान ने इसराइल पे अटैक किया तो उससे कुछ देर बाद फिर इसराइल ने अटैक करके ईरान का नुकसान किया। और उस अटैक में ईरान के प्रेसिडेंट थे, वो हेलीकॉप्टर में अजरबैजान से वापस आ रहे थे और वो हेलीकॉप्टर रास्ते में तबाह हो गया। ईरान के प्रेसिडेंट अपनी कबीना के 7-8 लीडर्स के समेत शहीद हो गए। उसके बाद उसके जवाब में ईरान ने फिर इसराइल पे अटैक किया। उसके बाद ईरान के अंदर कोई कॉन्फ्रेंस हो रही थी, वहां पे आई थिंक हमास या हिजबुल्ला, इनके कोई लीडर थे, उनको इसराइल ने एयर स्ट्राइक के जरिए रॉकेट मार के उनको शहीद कर दिया। उसके दोबारा जवाब में ईरान ने फिर इसराइल पे अटैक किया। देखा जाए तो पहले इसराइल ने ईरानी एम्बेसी जो शाम में है वहां पे अटैक किया, उसके बाद ईरान अटैक कर रहा है। अब ये सिलसिला चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, ऐसा सब बढ़ता जा रहा है और ये डर है कहीं ये जंग ओपन जंग में शुरू ना हो जाए। अब ये तो एक मामला हो गया, हो रहा है। अब ये हो क्यों रहा है, बात तो ये है कि हो क्यों रहा है। अब हो इसलिए रहा है कि इसके लिए हमें इसकी पीछे पास्ट में जाना पड़ेगा। इसराइल जो कि बारहा कह चुका है कि वो ग्रेटर इसराइल बनाना चाह रहा है। अब ग्रेटर इसराइल वो क्या है? जो इसराइल है उसका मानना ये है कि वो जो पुराने, वो आज से 5-6 हज़ार साल पहले उनका मानना है कि जी हम यहीं पे थे। हम लोग जो एक कौम है जिसका नाम बनी इसराइल है, हम वो हैं, हजरत मूसा की कौम है। हम यहाँ पे रहा करते थे, उसके बाद यहाँ से हम चले गए, कभी यूरोप में, कभी किसी जगह, कभी किसी जगह, और 1948 में हम दोबारा यहाँ पे आ गए। फलस्तीन से थोड़ी सी जगह लेके हमने इसराइल मुल्क बनाया। आहिस्ता 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 अपने आप को एक्सपेंड करते जा रहे हैं और अब वो पावर में आ गए हैं। पावर में कैसे आ गए हैं? उन्होंने एजुकेशन के ऊपर अच्छा काम किया है और एजुकेशन ही जो है ना वो है, एजुकेशन इज की टू सक्सेस। सिंपल सी बात है, आज के दौर में जिसके पास एजुकेशन है वो ताकतवर है। अब वो दौर थोड़ी है कि आप जंगें तलवारों से और डंडों से लड़ेंगे और जिनकी तादाद ज्यादा वो जीत जाएंगे। अब जिसके पास एजुकेशन है वो थोड़े भी हैं तो वो पावरफुल है। अब खैर, इसराइल ने क्या किया, अब ऐसा ऐसा अपने आप को एक्सपेंड करना शुरू कर दिया। वो ही सोच रखी है कि वो पुराने वाला हमने ग्रेटर इसराइल बनाना है। अब ग्रेटर इसराइल में जो आता है, जो उसने नक्शा दिया है, उसमें आधा एरिया सऊदी अरेबिया का आता है, कुछ एरिया मिस्र का, इजिप्ट का आता है, जॉर्डन आता है, शाम का एरिया आता है, उसके बाद ये कुवैत सारा मुल्क आता है, सऊदी अरेबिया कुछ एरिया आता है और कुछ एरिया एक ममालिक हो रहा है उनका आता है। इसराइल की डिमांड है जी मैंने अब ये वो वाला पुराना जो आज से 5-6 हज़ार साल पहले वाला बनी इसराइल था, मैंने वो वाला इसराइल बनाना है। अब वो जो ग्रेटर इसराइल बनाना चाह रहा है उसमें ईरान की टेरिटरी नहीं आ रही, बिल्कुल नहीं आ रही, ईरान साइड पे है। बट हुआ ये कि जब इसराइल ने अपने आप को एक्सपेंड करना शुरू किया और दूसरे इलाकों पे कब्जा करना शुरू किया, तो उसके खिलाफ मुदाखलत होती थी। मुदाखलत कौन करता था?
मुजाहिदीन करते थे। अब वो जो मुदाखलत करते थे, उनको जो पीछे से सपोर्ट थी, इसराइल का क्लेम है कि जी वो ईरान कर रहा है। अब ये एक अंदर खाते कोल्ड वार थी, इसराइल की और ईरान की। इसराइल कहता था जो लोग हमास और हिजबुल्लाह मेरे खिलाफ लड़ रहे हैं, उनको हथियार, रॉकेट्स और पैसे जो है वो ईरान सप्लाई कर रहा है, खुले में नहीं लेकिन अंदर खाते में। अब आहिस्ता आहिस्ता वक्त चलता गया, आ, कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ कि वो इनको मुजाहिदीन के पीछे इसराइली फौजी थी, उन्होंने इन पे अटैक किया और बाद में वो चले गए शाम के अंदर, एक ईरानी एम्बेसी है उसमें पनाह लेने। और जब इसराइल को पता चल गया कि शाम में ईरानी एम्बेसी के अंदर मुजाहिदीन छुपे हुए हैं, तो उन्होंने शाम में ईरानी एम्बेसी को अटैक कर दिया। जब ईरानी एम्बेसी को अटैक कर दिया तो उसके जवाब में फिर ईरान ने इसराइल पे बराह रास्त अटैक कर दिया। अच्छा, ये वो पॉइंट था जहां से अब ईरान और इसराइल आमने सामने आ गए, और ये जो छोटी छोटी गुरिल्ला वार्स है उसको छोड़ के रॉकेट्स और मिसाइल्स और एयर क्राफ्ट के जरिए एक दूसरे पे अटैक करना शुरू कर दिया। अब ये जंग आहिस्ता आहिस्ता से बढ़ रही है। अब ये जो इसराइल कर रहा है, ये तो ग्रेट गेम है। सीधी सी बात है, अगर हम माजी में चले जाएं, अगर हमें समझ हो कि वर्ल्ड वार फर्स्ट क्यों हुई, सेकंड वर्ल्ड वार क्यों हुई, आपको कम से कम 100 साल, 125 साल, मेरी जो नॉलेज है उसके मुताबिक पीछे जाना पड़ेगा, तब आपको आज की बात समझ आएगी। एक्चुअल में दुनिया में अपनी रिट कायम करने के लिए इन्होंने एक प्लान बनाया, और उसके थ्रू इन्होंने दुनिया में आहिस्ता 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 दुनिया की सोच बदलना शुरू कर दी और अपने आप को मनवाना शुरू कर दिया। और इन्होंने एक ही चीज में तरक्की की, एजुकेशन में। थोड़े से, बहुत छोटा है इसराइल, बहुत छोटा इसराइल, लेकिन सारी दुनिया उसको मानती है। वो क्यों मानती है? कि उसके पास टेक्नोलॉजी है, और टेक्नोलॉजी आती है एजुकेशन से। उसके पास एजुकेशन, और उसके मुकाबले में बाकी दुनिया ने एजुकेशन के ऊपर काम बिल्कुल नहीं किया। अच्छा, अब ईरान का और इसराइल का आ जाए, क्या ये जंग लंबी जाएगी? ईरान की अगर हम थोड़ी हिस्ट्री जान ले, तो ईरान जो है ये पर्शियन एम्पायर है, और ये भी, इसकी भी तारीख बहुत पुरानी है, और ये बहुत जंगजू कौम है, लड़ने वाली कौम है। खैर, मैं पहले कह चुका हूं कि अब तलवारों से लड़ने वाला दौर नहीं है। अगर तलवारों से लड़ने वाला दौर होता, या खाली गन्स के साथ, बंदूकों के साथ लड़ने वाला दौर होता, तो बात और होती। अब दौर है टेक्नोलॉजी का, बटन्स के जरिए जंग लड़ी जाती है, कंप्यूटर्स के जरिए जंग लड़ी जाती है, और कंप्यूटर्स में जिसके पास महारत है, टेक्नोलॉजी है, वो जंग जीतेगा। अब तादाद मायने नहीं रखती। अब रोबोट्स आ गए हुए हैं, आप देख रहे हैं कि ड्रोन्स आ गए हुए हैं, बगैर पायलट के जो एयरक्राफ्ट है वो चल रहे हैं। इस टेक्नोलॉजी में ईरान पीछे है, इसराइल आगे है। और दूसरी तालीम में, वायरस टेक्नोलॉजी में इसराइल आ गया है, उसके बाद मेडिकल टेक्नोलॉजी में इसराइल आ गया है। अगर ये कंपैरिजन देखिए तो इसराइल के पास बहुत पावर है, ईरान के पास थोड़ी पावर है। लेकिन ईरान का अगर हम माजी देखें, तो ईरान हार मानने वाला नहीं है। ईरान एंड तक लड़ेगा, और दुनिया का 17वां बड़ा मुल्क है, 17th बड़ी कंट्री है पॉपुलेशन के हिसाब से। अगर ये दोनों ज्यादा इनकी लड़ाई होगी, तो उससे क्या कोइंसिडेंस होंगे? सबसे बड़ा तो होगा ग्लोबल वार्मिंग। ईरान तेल का बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है, उसके ऊपर सैंक्शंस है, ढेर सारा वो तेल बाहर एक्सपोर्ट नहीं करता, लेकिन उसके पास तेल जो एक सच है उसके पास बहुत ज्यादा तेल है। अगर इसराइल उसके तेल के कुओं पे अटैक कर देता है, तो वो तो आगे 2 साल, 3 साल, 4 साल, पता नहीं कितने साल बंद नहीं होगी। तो उससे जो धुआं निकलेगा, तो वो ग्लोबल वार्मिंग करेगा। मैं इस टाइम पाकिस्तान में हूँ, और पाकिस्तान इस टाइम शदीद ग्लोबल वार्मिंग की लपेट में आया हुआ है, उसका शिकार हुआ हुआ है। अगर आप देखें, पिछले 3 से 4 साल हर साल गर्मी में हीट वेव आती है। गर्मी टेम्परेचर होता है 40, और फील लाइक 45 होता है, और टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। ये ग्लोबल वार्मिंग है। इस साल पाकिस्तान में मैक्सिमम टेम्परेचर 52 था, और नेक्स्ट ईयर 53 हो जाएगा। और ऐसे ही अगर ये जंग और चली, तो टेम्परेचर और ज्यादा हो जाएगा। और जिस जगह पे हम हैं, इंडिया और पाकिस्तान, अगर हम अपने इर्द गिर्द देखें, हमारा एक हमसाया ईरान, वहां पे गोला बारूद चल रहा है, जंग हो रही है। और ईरान से बिल्कुल हट के दूसरा हमसाया रशिया, रशिया जो है वो इंगेज है यूक्रेन के साथ। दो बड़े ममालिक, दोनों ही इंगेज है जंग में, और सेंटर में हम है। तो इसका किसी ना किसी तरीके से असर हम पे तो पड़ेगा, इंडिया पे भी पड़ेगा, पाकिस्तान पे भी पड़ेगा। अब अगर देखा जाए कि ईरान की और इसराइल की जंग, ये रुक कैसे सकती है, रुकवा कौन सकता है? तो मेरे नजदीक तो दुनिया में ऐसी कोई कंट्री नहीं है।
एक कंट्री है, आप कुछ दोस्त उससे मुखालफत भी करेंगे, अगर आपको लगता है कोई और कंट्री भी है तो काइंडली मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मेरे नजदीक एक ही कंट्री है जो इनको रुकवा सकता है, उसका नाम मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले आपको मैं बता दूंगा जंग रुकवाई कैसे जाती है। दुनिया में जहाँ कहीं भी जंगे होती हैं तो उसमें आती है यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन आके दोनों कंट्रीज को बोलती है कि यार अब लड़ो नहीं, बैठ के मसला सॉर्ट आउट करो, हमें बताओ क्या मसला, हम लोग आपका मसला हल करते हैं। इसकी एक मिसाल मैं आपको देता हूँ। 1948 में जब पाकिस्तान की और इंडिया की जंग हो रही थी कश्मीर के ऊपर, ये तो आजाद कश्मीर है, यहाँ तक पाकिस्तानी आर्मी अंदर जा चुकी थी और उसके बाद यूनाइटेड नेशन आई, तो उन्होंने कहा जी आप क्यों लड़ रहे हैं, तो उन्होंने कहा था जी ये कश्मीर हमारा है, इंडिया का था हमारा है, तो उन्होंने कहा था जी आप लड़े नहीं दोनों कंट्रीज। जितनी टेरिटरी पाकिस्तान के पास है उसको पाकिस्तान कंट्रोल करे, जितनी टेरिटरी इंडिया के पास है उसको इंडिया कंट्रोल करे। हम कश्मीर की आवाम से पूछते हैं कि वो किधर जाना चाहते हैं। तब एक करारदाद मंजूर हुई थी, करारदाद हक के खुद इरादियत। खुद इरादियत यानी कि आपका खुद का इरादा क्या है कि आप इंडिया के साथ जाना चाहते हो या पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हो या आप इंडिपेंडेंट रहना चाहते हो। तो सीज फायर हो गया, जंग नहीं हुई थी। ऐसे ही जब दो ममालिक की जंग होती है तो यूनाइटेड नेशन आ जाता है और यूनाइटेड नेशन आके उनको बोलता है कि भाई अब लड़ो नहीं, आपका मुद्दा क्या है, अब हमें बताओ, हम बैठ के सॉर्ट आउट करते हैं। अब ईरान और इसराइल, अगर इनमें यूनाइटेड नेशन आता है तो इसराइल तो मे बी यूनाइटेड नेशन की बात मान ले, लेकिन ईरान नहीं मानेगा। अब अगर अमेरिका आता है तो इसराइल फिर में भी अमेरिका की बात मान ले, लेकिन ईरान नहीं मानेगा, क्योंकि अब सबको पता है कि ईरान की और अमेरिका की पुरानी दुश्मनी चलती आ रही है। अब इसी साइड पे दुनिया को और बड़ा मुल्क चाइना कह लो, अगर चाइना आता है अंदर तो इसराइल चाइना की नहीं मानेगा, ईरान में भी मान ले। सुलह तो उसने करानी है जिसकी बात दोनों कंट्रीज मानते हो। अगर रशिया अंदर आता है तो रशिया की बात में भी ईरान माने लेकिन इसराइल बिल्कुल नहीं मानेगा। एक कंट्री है जिसकी बात दोनों मानेंगे। अच्छा, इनके बिल्कुल साथ इसराइल और ईरान के दरमियान में सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया अगर अंदर आ जाए तो मुस्लिम स्टेट है, उसकी बात में भी ईरान मान ले, सॉरी इसराइल मान ले, लेकिन ईरान कतई नहीं मानेगा, क्योंकि सऊदिया और ईरान ये सुन्नी शिया फ्लिक्स है। जो सऊदिया है वो एंटी शिया है और जो ईरान है वो सऊदिया को नहीं मानता। अब एक कंट्री है, वो है इंडिया। इंडिया की दोनों मानते हैं। ईरान ने इंडिया को, इंडिया के सिटीजन्स के लिए वीजा फ्री एंट्री दी हुई है। अगर कोई भी बंदा एज ए टूरिस्ट पर्पस के लिए ईरान जाना चाहे तो उसको वीजे की जरूरत नहीं है, वो विदाउट वीजा फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री वीजा ईरान ट्रेवल कर सकता है। और जो इसराइल है उसने अभी पिछले दिनों ईरान से मैन पावर मांगी है अपने मुल्क की तमीर और तरक्की के लिए। तो दोनों मुल्क, उनके ताल्लुकात इंडिया के ठीक है, अगर इंडिया स्टेप ले अंदर तो ये सीज फायर हो सकता है। और अब देखा जाए कि इस जंग में, ईरान और इसराइल की जंग में ज्यादा मजबूत कौन है, ज्यादा ग्रिप किसकी ज्यादा है। टेक्नोलॉजी में तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ और आप लोगों को वैसे ही पता है कि इसराइल ज्यादा आगे है। अब ईरान को अगर देखा जाए तो ईरान चारों तरफ से जो उसकी कंट्रीज है, अगर हम उसको देखा जाए तो उसका एक बॉर्डर पाकिस्तान के साथ लगता है, पाकिस्तान के बिल्कुल साथ उसका दूसरा बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ लगता है, अफगानिस्तान के साथ उसके बाद तीसरा बॉर्डर उज्बेकिस्तान के साथ, आगे तजाकिस्तान के साथ, फिर ऊपर जाके उसका अजरबैजान के साथ, फिर एक साइड उसकी तुर्की के साथ लगती है, तुर्की से थोड़ा नीचे जाके इराक के साथ लगता है, इराक से नीचे आके आगे वो सऊदिया के साथ, थोड़ा सा पानी है उसको क्रॉस करके आगे वो सऊदिया को लगता है और नीचे कुवैत के साथ लगता है। अब ईरान की चारों तरफ उसके मुस्लिम ब्रदर्स है, बट सारे सुन्नी है। सिर्फ एक इराक, इराक जो है उसकी और ईरान की कोई दोस्ती है, बाकी जितनी भी कंट्रीज है वो सारे एंटी शी है। ईरान अपने चारों बॉर्डर से घिरा हुआ है एंटी शिया कंट्रीज से। अब पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में तालिबान है, उज्बेकिस्तान, अजबाकिस्तान और आगे जो है वहां पे तालिबान भी है, और एक थी ISIS दाइश, वो है। अब ये सारी तंजीमें जो है ये एंटी शी है। अब ये तो ईरान की सपोर्ट कभी करने से नहीं, और अगर अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, कोई ऐसा मौका आ गया कि जंग बड़ी और गुरिल्ला वार पे आ गई जिसको हमें खाना जंगी बोलते हैं, तो ये सारी कंट्रीज इनका बॉर्डर लगता है, क्योंकि ये सारे एंटी शी हैं और जन्नत के लिए ये यहाँ से सारे लोग ईरान के खिलाफ लड़ेंगे। तो ईरान इस सूरत में तो कमजोर है, अकेला है और अकेला ही लड़ रहा है। अब मेरी नजर में ये है कि ईरान को करना क्या चाहिए, ईरान को बैठ के बात करनी चाहिए। अब खुद को देखना चाहिए। नो डाउट कि वो
आप क्या कह सकते हो कि जुर्रत वाला है, नो डाउट वो जुर्रत वाला है, अकेला है, लड़ रहा है, जितने जोगा है। बट जब आप एक बंदे का मुकाबला ही नहीं कर सकते, इसकी मिसाल मैं ऐसे दूंगा कि आपका दूसरा जो आपका ओपोनेंट है उसके पास AK-47 है और आपके पास जस्ट एक डंडा है। अब वो आपसे कुछ 100 मीटर 200 मीटर दूर है, आप डंडा उठाते हो सिर्फ लगभग पड़ते हो, तेरी खैर नहीं मैं आ रहा हूँ, तो वो तो दूर से आपको शूट कर देगा। आप एजुकेशन में ऊपर जाए, जब आप एजुकेशन में ऊपर जाओगे आप खुद AK-47 बना लो। AK-47 का मुकाबला AK-47 नहीं करना है, डंडे ने नहीं करना। जब आपके पास AK-47 आ जाएगी तो तब आप बेशक उसके साथ मुकाबला कर लो। एंड इफ यू हैव डंडा एंड दूसरे बंदे के पास है AK-47, ये कंपैरिजन नहीं है, ये खुदकुशी है। सिंपल सी बात है। और इस जंग में अगर देखा जाए 55 56 मुस्लिम कंट्रीज हैं, किसी भी कंट्री का रद्द-ए-अमल नहीं आया, किसी भी कंट्री का रद्द-ए-अमल नहीं आया। क्यों? उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है। क्या रद्द-ए-अमल दे? रद्द-ए-अमल तो वही देगा जिसके पास की पावर होगी। जैसे इसराइल ने फ़लस्तीन को खत्म कर दिया, किसी मुस्लिम कंट्री का रद्द-ए-अमल आया? नहीं आया। अब इसराइल लबनान पे अटैक कर रहा है, किसी मुस्लिम कंट्री का रद्द-ए-अमल आया? नहीं आया। अगर आया तो सिर्फ ईरान का आया और अब इसराइल ईरान पे आ गया। जब वो ईरान पे आ गया, किसी मुस्लिम कंट्री का रद्द-ए-अमल आया? नहीं आया। दोस्तों, ये जो एक गेम है ना, इसराइल ग्रेटर इसराइल बनाना चाह रहा है और उसके बाद ईरान के साथ उसका ये मसला हो गया और उधर से रशिया के साथ और यूक्रेन का मसला हो गया। ये ग्रेट गेम उसका हिस्सा है। अगर आप तारीख पे नजर दौड़ाएं ना, तो आप 100 साल 200 साल पीछे जाएं, तब देखें दुनिया कैसी थी। तब दुनिया में तकरीबन ही सारी कंट्रीज 15 से 16 थी, बड़े बड़े एम्पायर्स थे, उनको तोड़ा गया, उनकी पावर कम की गई और वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में टूटे। उनकी पावर कम हुई और वो 40 टू 50 कंट्रीज बन गए। फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो 40-50 कंट्रीज थी उनको भी तोड़ा गया, उनकी पावर और कम की गई और वो और ज्यादा हो गए। ये सारी चीजें अगर आप नोट करें तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर, इससे फायदा किसको हो रहा है? जिसको फायदा हो रहा है उसी ने ये ग्रेट गेम बनाई हुई है और ग्रेट गेम का हिस्सा है कि सारी दुनिया को अपने ताबे करना। आहिस्ता 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 सबको अपने ताबे करते हैं कि अब बड़ी कंट्रीज रह गई हैं जिनको पता था कि यार ये हमसे जल्दी ताबे नहीं होंगे, इनको लास्ट में करेंगे। उसमें रशिया है, ईरान है और ये चाइना है। ये 3 कंट्रीज रह गई हैं जिनको अपने ताबे करना है। और आप वैसे भी देख लें, अमेरिका की बात सारी दुनिया मानती है, सिर्फ ये 3 कंट्रीज ही नहीं मानते, एक रशिया, एक चाइना और एक ईरान। और जो जंग है इस टाइम दुनिया में और कहीं नहीं हो रही, वही जंग घूम के इन्हीं कंट्रीज के इर्द गिर्द आ चुकी है। रशिया बराह रास्त यूक्रेन से लड़ रहा है, ईरान महीने में 2-3 अटैक होते हैं, कभी ये कर देता है कभी वो कर देता है। ईरान भी इसराइल के साथ इंगेज हो गया और सिर्फ चाइना रह गया। अब इस ग्रेट गेम के मुताबिक मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि ये प्लान क्या है और आगे होने क्या जा रहा है। खैर, जिस खित्ते में हम रहते हैं, अल्लाह पाक हम सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। ये तो इस टाइम बहुत खतरे की लपेट में है। खतरे की लपेट में ऐसा है कि हमारे इर्द-गिर्द जंग हो रही है और ये जंग अगर बढ़ती है तो ये हमारी तरफ भी आएगी, जो कि मेरी अपनी ओपिनियन है कि बढ़ेगी नहीं। अगर ये जंग बढ़ेगी, दुनिया की बड़ी कंट्रीज है यहाँ पे, इंडिया है, चाइना है, रशिया है, पाकिस्तान है। अगर आप ये चारों और ईरान को भी साथ मिला लें, ये सब के बॉर्डर आपस में लगते हैं, सब हमसाए हैं। अगर इन 5 कंट्रीज को आप इनका कंपैरिजन करें बाकी सारी दुनिया के साथ, तो दुनिया की आधी पॉपुलेशन तो इधर है, टेक्नोलॉजी भी इधर है। चाइना पास टेक्नोलॉजी है, इंडिया पास टेक्नोलॉजी है, रशिया पास टेक्नोलॉजी है। उसके बाद एटॉमिक पावर्स है, चाइना, रशिया, इंडिया, पाकिस्तान, ये चारों एटॉमिक पावर्स है। अगर इस खित्ते में खुली जंग लगती है तो फिर तो जो लोग अपने मकासद हासिल करना चाहते हैं वो भी तबाह हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो काफी लंबी हो गई है। अब आपने मुझे कमेंट्स में बताना है कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और आप नेक्स्ट वीडियो कैसी देखना चाहते हैं, क्योंकि मैं तो पहले व्लॉगिंग कर रहा था। मुझे कुछ दोस्तों ने मशवरा दिया कि आप व्लॉगिंग ना करें, जियो पॉलिटिक्स के ऊपर बात करें। अब आज का हॉट टॉपिक यही है, ईरान और इंडिया इसराइल की जंग। अब देखते हैं कि ये ऊँट किस तरफ जाता है और किस तरफ क्या बनता है इसका। ये तो एक अलग इशू है। आपने मुझे ये बताना है कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊं और आपको वीडियो कैसी लगी और इस वीडियो में साउंड क्वालिटी कैसा था। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।